अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स। क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं और सीखते सीखते आज हम अपनी किताब के चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे। सिर्फ 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए हैं, 2 हिसाबी सवालात रह गए हैं। आज उनको देखेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अपनी पिछली क्लास में हमने हिसाबी सवालात 12.9 और 12.10 किस तरह से हल करने हैं अच्छी तरह से समझ चुके। आज की क्लास में मज़ीद अगले 2 या आखिरी 2 भी कह सकते हैं आप इसे, इनको हल करना सीखेंगे। देखेंगे कि इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, इन सवालात के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स उजागर करने हैं हमने, कौन से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आज हम कंप्लीटली इस पूरे चैप्टर की जितनी भी डिस्कशन है उसको ख़त्म करेंगे। उसके लिए आज के लेक्चर का जो पहला न्यूमेरिकल है, जो आपकी किताब का सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल भी बनता है, 12.11, उसकी इबारत पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है आगे, कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए इबारत पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि हवा से रोशनी की रे एक माया की सतह पर टकराती है और टकराते हुए 35 दर्जे का एंगल बनाती है। अगर माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। अगर यहाँ तक तो बात होती तो बहुत ही आसानी के साथ हम इसे हल कर लेते, लेकिन जो अगली बात की जा रही है ये थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी आपको इस पे। अभी मैं आपको हिंट दे देता हूँ उसका, आपने भी सोचना है और जैसे ही मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आऊँगा फिर आपको वहाँ पे बता दूंगा कि किस जगह पे जाके आपने ये सारी डिस्कशन को लेके चलना है एक प्रॉपर वे के ज़रिए। तो चलें, कहा जा रहा है कि माया और हवा को मिलाने वाली लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। अगर आपको याद हो तो हमने अपने लेक्चर्स के दौरान क्रिटिकल एंगल सिर्फ एक ही जगह पे पढ़ा, जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि जब रोशनी की रे कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में जाती है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा होता है और तभी कोई इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाता है। अब ये चीजें आपने सोच के रखनी है। जैसे ही मैं इस दूसरे सवाल की तरफ आऊंगा, उसके सोल्यूशन की तरफ आऊंगा, तो मैं वो चीजें आपके सामने बता दूंगा। अभी जो है पहली चीज हम सोल्व करने की तरफ जाते हैं कि जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि अगर हवा से रोशनी की रे सफर करते हुए आ रही है और जैसे ही वो माया की सतह पे टकराती है तो टकराने के दौरान वो जो एंगल बना रही है वो 35 दर्जे का है। अब चूंकि मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं तो ताकि चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएं। फर्ज करें कि ये मेरे पास एक माया का कोई कंटेनर है जिसके अंदर माया फील्ड है। अब ये हवा हो गई और ये माया का कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी हो सकता है, शहद हो सकता है, कोई भी मीडियम ये हमें नहीं बताया गया। हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हवा से रोशनी की रे माया के मीडियम में दाखिल हो रही है और माया की सतह पर जब टकरा रही है, फर्ज करें यहाँ पे कोई नॉर्मल बन रहा है, तो इसके साथ ये जो एंगल बना रही है, हम जानते हैं इस आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है, ये दिया गया है जी हमें 35 डिग्री का और ये बताया जा रहा है कि उस माया का कि जिसमें रोशनी की रे दाखिल हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। अब हम जानते हैं कि जब रोशनी की रे हवा से, यानी कि जो इस केस में लतीफ मीडियम है, माया में दाखिल हो रही है कसीफ मीडियम में, हम जानते हैं कि अगर रोशनी की रे बिल्कुल सीधी गुजरती है, कुछ इस तरह से गुजरती, लेकिन जैसे ही वो कसीफ मीडियम में दाखिल होगी तो ये अपने असल रास्ते से मुड़ जाएगी कुछ इस तरह से, और इस किस तरह मुड़ेगी कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और इसके साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये सारी चीजें हम लेक्चर्स के अंदर भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जो चीजें मालूम करनी है वो भी लिख लेते हैं कि हमें मतलूब क्या क्या है। सबसे पहली चीज जो हमने मालूम करनी है वो है जी हमारा
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, ये मालूम करना है। मजीद क्या मालूम करना है, हमें क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। चलें हल की जानिब बढ़ते हैं। हल की जानिब बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे हल की हेडिंग दूंगा और साथ ही साथ इसको बता दूंगा कि ये पार्ट 1 है हमारा सॉल्व करने वाला, और ये दूसरा पार्ट है कि जिसको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे जो चीज इस्तेमाल करेंगे, जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो स्नेल का कानून इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको स्नेल का कानून याद है तो बहुत अच्छे, नहीं याद तो रिफ्रैक्शन के कवानीन में से जो दूसरा कानून था कि जिसमें कहा गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन की जो निस्बत है वो एक कांस्टेंट के बराबर होती है, और उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब अगर मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है तो मैं अपना फार्मूला इस तरह से एडजस्ट करता हूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं एक अलग साइड पे ले जाता हूं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चीजें हमें गिवन है उसको मैं दूसरी साइड पे कर लेता हूं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन उस जगह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपली वैल्यूज पुट करें तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है जी हमारे पास 35 दर्जे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। अब कैलकुलेटर निकालें और देखें कि साइन 35 की क्या कीमत होती है। तो उसकी जो कीमत आएगी कैलकुलेटर से आप निकालेंगे वो होगी 0.57 और 1.25 बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, और इसी तरह से साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसी तरह से लिखा रहेगा। अब हमें मालूम करना है कि इन दो चीजों को जब मैं तकसीम करूंगा तो क्या आंसर आएगा। उसके लिए दोबारा से निकालें अपने कैलकुलेटर और देखें कि जब दो चीजों को तकसीम करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो वो आपका आंसर आएगा 0.45, और ये बराबर आ जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। अब अगर मैं इसको अरेंज कर दूं कुछ इस तरह से तो चीजें जरा सोल्व करना मजीद आसान हो जाएगा। मुझे चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन है, और साइन को खत्म करने के लिए मैं दोनों जगह पे साइन इनवर्स अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स दोनों जगह पे लगा देंगे, साइन इनवर्स इस जगह पे भी आ गया और साइन इनवर्स इस जगह पे भी आ गया। तो अंदर हम लिख देंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां पे बराबर का साइन, साइन इनवर्स ऑफ 0.45, साइन इनवर्स से कैंसिल हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बचेगा। साइन इनवर्स किस तरह से लेंगे, अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएं, शिफ्ट के बटन के बाद साइन दबाएं और साइन के बाद 0.45 लिखें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27.2 डिग्री। ये ने जी हमने जो पहली चीज हमें मतलूब थी वो हमने फाइंड आउट कर ली कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हासिल होगा 27.2 डिग्री का। अब दूसरी चीज हमें मालूम करनी है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल के लिए हमारे पास शर्त ये है कि रोशनी की रे लतीफ से कसीफ मीडियम में ना आए बल्कि कसीफ से लतीफ मीडियम में दाखिल हो, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये शर्त थी। अब अगर इस तरह का केस हो रहा है तो इसके लिए मैं ग्रीन पेन का इस्तेमाल करूंगा ताकि चीजों का समझना जरा ज्यादा आसान हो जाए। इसमें ऐसा होगा कि रोशनी की रे पहले माया से, यानी कि माया इस दफा पहला मीडियम होगा, इधर से दाखिल होगी और टकराने के बाद कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर इस तरह का सीन है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इस सूरत में क्रिटिकल एंगल कहलाया जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल वो खास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दर्जे का हो। तो अब इसके लिए दोबारा से आपको स्नेल के कानून की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन स्नेल का वो वाला कानून आप इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, चलें मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्नेल का कानून
और इस बार मैं दूसरा पार्ट सोल्व करने जा रहा हूं, तो यहां से मैं लिख भी देता हूं ताकि पता चल जाए कि हम यहां से दूसरा पार्ट सवाल का सोल्व करने जा रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि n1 साइन थीटा 1 बराबर है n2 साइन थीटा 2। यहां पे 1 का मतलब है पहला मीडियम और 2 का मतलब है दूसरा मीडियम। इस केस में पहला मीडियम है ये माया और दूसरा मीडियम है हवा, क्योंकि रोशनी की रे पहले मीडियम यानी कि माया से दूसरे मीडियम यानी कि हवा में दाखिल हो रही है, और यही तो शर्त थी हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अगर ये बात है तो n1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये है 1.25। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं साइन थीटा 1 एंगल जो बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल है, यहां मैं लिख दूंगा साइन थीटा सी। n2 क्या है? हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो कितना होता है? वो 1 होता है। और साइन थीटा 2 है वो वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि इस दूसरी बाउंड्री के साथ बन रहा है और वो है जी 90 डिग्री का। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, हम लिखेंगे 1.25 साइन ऑफ थीटा सी बराबर है साइन 90 होता है 1 के बराबर, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा, तो साइन थीटा सी बचेगा 1/1.25। मजीद इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे और देखेंगे कि 1/1.25 का आंसर क्या आता है। तो उसका आंसर आएगा साइन थीटा सी ऐसे ही 1/1.25 का आंसर आएगा 8। अब चूंकि हमें क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, यहाँ पे तो क्रिटिकल एंगल का साइन है, तो फिर से मुझे साइन इनवर्स दोनों जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि साइन इनवर्स लेफ्ट साइड का भी ले लूंगा और इसी तरह से साइन इनवर्स राइट साइड का भी ले लूंगा। तो इससे मुझे क्या चीज हासिल होगी? लेफ्ट साइड पे है साइन थीटा सी और इक्वल का साइन वैसे ही, और राइट साइड पे है 0.8। ये साइन इस साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, थीटा सी बचेगा साइन इनवर्स 8। साइन इनवर्स लेने के लिए दोबारा से वही टेक्निक, शिफ्ट का बटन दबाएं, साइन का बटन दबाएं और उसके बाद 8 लिख दें। तो इससे जो आंसर आपको हासिल होगा वो होगा 53.13 डिग्रीज। तो लें जी, हमने दोनों चीजें जो हमें मतलूब थी वो हमने हासिल कर ली हैं। तो अब हम नतीजे की हेडिंग देंगे और कहेंगे कि अगर ये सारी कंडीशंस जो हमें स्टेटमेंट के अंदर दी गई हैं अगर ये हों तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा हमारे पास 27.2 डिग्री और क्रिटिकल एंगल होगा 53.13 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टेक्निकल सा सवाल था जिसमें थोड़ी सी आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना था, ये समझ में आ गया होगा और आप इसके नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया है तो चलें इस चैप्टर का जो आखिरी सवाल है 12.12 वो भी देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने फिजिक्स सीखने के अमल में चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और उस सफ़र के दौरान सफ़र को तय करते करते हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 के आखिरी न्यूमेरिकल यानी कि 12.12 के पास। और उसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5 डायोप्टर है। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिसामत से 2 गुना बड़ी इमेज हासिल हो। अब इसमें अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जब इबारत पढ़ते हैं तो इबारत पढ़ के वो डाटा लिखना शुरू कर देते हैं और डाटा लिख के फार्मूला सोचना शुरू कर देते हैं कि कौन सा आएगा। तो बजाय इसके कि आप डाटा पहले लिखें, आप पहले सोच लें कि इस सवाल में मुझसे पूछा क्या जा रहा है और इस सवाल को मैं किस कॉन्सेप्ट के थ्रू सोल्व करूंगा। तो जब आप ये चीजें सोचना शुरू कर देंगे तो आपके सामने किसी भी किस्म का सवाल आ जाए तो आपको उस सवाल को अटेम्प्ट करने में ना कोई दुश्वारी रहेगी, ना कोई परेशानी आपकी राह में आएगी, बल्कि आपके लिए चीजें आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। तो पहले जरा सोच लें कि चीजें कौन सी हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे एक बात तो हमें तय हो गई कि जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए, जो डिस्टेंस आएगा
ऑब्जेक्ट का वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। फिर ये भी देखना है कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। ये सारी चीजें हमें इबारत पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि उस लेंस की पावर 5 डायोप्टर है, तो मैं पावर के लिए P लिख देता हूं और ये है जी मेरे पास 5 डायोप्टर। अब पावर वाला कॉन्सेप्ट करें रिवाइज। उसमें क्या कह रहा था, उसमें उसने कहा था कि किसी भी लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, जबकि फोकल लेंथ मीटर्स के अंदर हो। इसका मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ किस तरह से निकालेंगे अभी देखते हैं। अभी जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो इमेज है वो जिस्म की जिसामत से 2 गुना बड़ा है, यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना बड़ा है। अब हमसे वो ये चाह रहा है कि हम उसे बताएं इस इंफॉर्मेशन से कि लेंस जिस्म से कितने फासले पे रखा जाए, यानी कि P हमें मालूम करना है। ये P और इस P में फर्क रखिएगा। ये छोटा P जो है ये बताएगा जिस्म का लेंस से कितना फासला है, और ये बड़ा P जो है ये बताएगा कि लेंस की पावर कितनी है। तो इनमें फर्क रखिएगा जरा। अब चलते हैं इसके हल की तरफ। हाल में मैंने आपको जैसा कि बताया कि पावर से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फार्मूला हम जानते हैं कि पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पावर का रेसिप्रोकल। और इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5, और जब इसको मजीद सोल्व किया जाएगा तो फोकल लेंथ आ जाएगी 0.2। लेकिन यूनिट्स क्या होंगे अब की बार यूनिट होंगे मीटर्स, क्योंकि डायोप्टर तभी बनता है जब यूनिट फोकल लेंथ के हों मीटर के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, क्योंकि लेंसेज में और मिरर्स के अंदर फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में जब लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी पैमाइश के लिए। तो अगर मैं इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे 100 से ज़रब देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अब की बार ये जो 0.2 मीटर था ये 20 सेंटीमीटर बन गया। हमारे पास एफ भी आ गया हमारे पास। अब क्यू किस तरह से निकालेंगे कि हम पी का उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। उसके लिए हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो है हमें दी गई है इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जानते हैं हमने अक्सर न्यूमेरिकल्स के अंदर ये चीज़ लिखी है कि इमेज के साइज और जिस्म के साइज की निस्बत बराबर है इमेज के फासले और जिस्म के फासले की निस्बत के। अगर आपको ये बातें सारी पता चल गई हैं तो चलें वैल्यूज पुट करते हैं। आई की वैल्यू है O का 2 गुना, O वैसे का वैसे ही, Q भी वैसे का वैसे ही और P भी वैसे का वैसे ही। O से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि 2 बराबर है Q बटा P, और यहाँ से Q अगर निकालना चाहूँ तो वो P का 2 गुना हो जाएगा। अब P क्या है ये मुझे नहीं मालूम, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ P की वैल्यू निकालने के लिए इसकी अननोन वैल्यू मैंने हासिल कर ली। चलें अब लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। और लेंस फार्मूला क्या है जी, 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q के। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। फोकल लेंथ की वैल्यू आप निकाल चुके, 1/20 बराबर है 1/p ऐसे ही आ जाएगा, जमा 1/q 2p के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें q की वैल्यू आप जमा में लगानी है या मनफी में लगानी है। तो चूंकि इमेज बन रहा है रियल, और रियल इमेज के लिए हमेशा q के साथ मस्बत का साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ही रहने देंगे उसे। चलें मजीद आगे सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2p, p से कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 2p से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो यानी कि 1/20 आ गया 3/2p। अब हमें चाहिए p, तो 2p को इधर ले जाएंगे, 20 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारे पास हासिल हो जाएगा 2p बराबर है 3 ज़रबे 20। 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। मुझे चाहिए p की वैल्यू, तो p की वैल्यू को मैं p की वैल्यू के साथ जो 2 है उसको इधर ला के तकसीम कर दूंगा, तो p की वैल्यू हासिल हो जाएगी जी 30, और यूनिट आएंगे जिसके सेंटीमीटर। तो जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी बहुत ही आसान हो के आपके सामने सोल्यूशन की फॉर्म में पड़ी हुई है। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है कि हमने नतीजा अखज़ करना है। हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि ऐसा लेंस के जिसकी पावर 5 डायोप्टर है और उसका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से
2 गुना है तो लाजमी बात होगी कि वो जिस्म उस लेंस से 30 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे सारे के सारे आपको मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं, हर कॉन्सेप्ट हर स्टेप के साथ आपको बताता चला जाऊं ताकि चीज़ों का याद रखना, जहन नशीन करना ज़्यादा आसान होता चला जाए। अब इसके आपने नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको इम्तिहान की तैयारी करते वक्त बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। आपने आज मज़ीद 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीख लिए हैं, यानी 12.11 और 12.12 किस तरह से सॉल्व करने हैं, किस तरह से इसको हल करना है, ये सारा कुछ आप आज के लेक्चर में सीख चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली तौर पे ख़त्म कर चुके हैं। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में हम एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। आपकी किताब का चैप्टर नंबर 13 है। तो ये सब कुछ सीखने के लिए अगले लेक्चर्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।